वेलकम टू लेक्चर 4। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब लेक्चर फोर्थ में देखने के पहले हम लेक्चर थर्ड के कुछ जो टॉपिक हुआ था हमारा, उसके अंदर के जो कुछ पॉइंट्स हुए थे उसके ऊपर हम पहले कुछ एमसीक्यूज लेंगे, 10 एमसीक्यू। उसके बाद फिर हम आगे का देखेंगे वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, यहाँ पर 10 एमसीक्यू लेंगे, फिर आगे का पार्ट लेंगे हम। प्योर लाइन वैरायटी ऑफ व्हीट, व्हीट की प्योर लाइन वैरायटी कौन सी है और प्योर लाइन कैसे प्रोड्यूस होती थी, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। जब इनब्रीडिंग होगा, सेल्फ क्रॉसिंग होगा, तो उससे प्योर लाइन वैराइटीज प्रोड्यूस होगी। तो प्योर लाइन वैरायटी कौन सी थी यहाँ पर, दिस वन। ये व्हीट की प्योर लाइन वैराइटीज है, PV18। तो ये रहेगा आंसर। अब देखिए नंबर 2 क्वेश्चन। Which of the following variety of rice has been produced by the hybridization of Oryza japonica and Oryza indicis? एक्चुअली में ओराइजा भी नाम आता है यहाँ पर, ये नहीं आएगा। तो क्या आंसर है इसका करेक्ट इस क्वेश्चन का, दिस वन। जगन्नाथ नहीं है, अरुणा भी नहीं है, ये वैरायटी थी दिस वन, ADT 37। तो ये रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर पूछा इन्होंने कि हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू वैरायटी ऑफ सेम स्पेसीज। अब देखो यहाँ पर बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन करना है, हाई क्वालिटी का ब्रीड प्रोड्यूस करना है जो सेम स्पेसीज के वैरायटी अगर लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम वैरायटी। तो सेम का मीनिंग होता है इंट्रा, इंट्रा मतलब इन बिटवीन टू ऑफ द सेम स्पेसीज। तो इसका आंसर आएगा इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा वैराइटल मतलब इन बिटवीन टू सेम वैरायटी, सेम टू वैरायटी, सेम वैरायटी रहेंगे यहाँ पर। इंटर स्पेसिफिक मतलब यहाँ पर टू डिफरेंट स्पेसीज रहेंगे, और इंटरजेनरिक मतलब टू डिफरेंट जनरा। Next question. In mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by। तो ये किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुए थे, ये म्यूटेशन की वजह से हुए थे। ये कंसेप्ट हम आगे और देखेंगे, यानी कि एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे और आगे जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है वो देखना है। तो देखिए ट्रिटिकल, ओलोपॉलीप्लाइड, उसके बाद ट्रिटिकम एस्टिबियम, ब्रीड व्हीट, ब्रेड व्हीट, मैक्सिकन व्हीट, लॉन्ग ग्रोथ पीरियड। इनकरेक्ट बोला, ये तो करेक्ट दिख रहा है, ये भी करेक्ट दिख रहा है। ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है देखा, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैक्सिकन व्हीट जो वैरायटी है वो लॉन्ग ग्रोथ पीरियड के लिए नहीं है। और क्लोनल सिलेक्शन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस इज करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका, दिस वन विल बी द आंसर, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sonora 64 and Lerma Rojo 64 were brought to India from Mexico are modified to। अब इनके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया था, मैंने एक्सप्लेन किया है ये पहले ही लेक्चर में। देखिए तो क्या आंसर आएगा इसका, ग्यामारेस के साथ। ग्यामारेस जो है वो फिजिकल म्यूटेशन का काम करता है, तो इनसे क्या किया जाएगा, इनको मॉडिफाई किया गया, इसलिए आंसर आएगा दिस वन। उसके बाद देखो इस क्वेश्चन में पूछा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ताइचुंग नेटिव वन वैरायटी ऑफ राइस वेयर डेवलप इन। तो ये कहाँ पर डेवलप की थी, ये नाम से ही समझ में आता है। देखिए टी और टी याद रखिए, ताइवान, ये बोला था मैं आपको ताइवान। तो इसका आंसर आएगा ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर पूछा मैच द फॉलोइंग कॉलम, इस कॉलम में कौन किसको मैच होगा, तो इसका आंसर देना है। देखिए कौन किसके साथ मैच हो रहा है, तो ये जो जया है, जया किसकी वैरायटी है, ये वैरायटी देखा जाए तो राइस की वैरायटी है, ये मैचिंग है। उसके बाद ये जो दिख रहा है सोनालिका, सोनालिका किसकी वैरायटी है, करेक्ट, सोनालिका वैरायटी रहेगी बीट की। उसके बाद देखिए ये जो गंगा है, इसका क्या रहेगा करेक्ट मैच, दिस वन, ये इसका है वैरायटी मेस। और उसके बाद ये जो इरमोन्थिसियम दिख रहा है, इरिक्टिफरम, इरमोन्थिसियम बोला मैंने, इरमोन्थिसियम बैक्टीरिया का नाम है जो विटामिन B12 तैयार करता है, इरिक्टिफेरम। तो इसका मैच रहेगा बार्ली, इसकी वैरायटी रहेगी। तो ये ऑप्शन पूरे अगर हम मैच कर रहे हैं किससे मैच होंगे, थर्ड बी फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका, दिस वन, थर्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए ओनली 2 क्वेश्चन, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रॉपिकल केन ऑफ साउथ इंडिया बिलोंग टू सैक्रम ओफिसिनारियम हैड, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। अगर इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक था थिक स्टेम, ईल्ड भी अच्छी थी, किसकी, साउथ इंडिया का जो केन शुगर था एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। उसके बाद देखिए इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 10।
इन इंडिया द प्लांट इंट्रोडक्शन इज गवर्न बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन करती है, जो अच्छे वैरायटी रहेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर द प्लांट रेजिस्टेंस। तो ब्रीडिंग जो होता है वो कैरी आउट होता है बाय कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक, जो पहले मैंने डिस्क्राइब किया था, और उसके बाद एक होता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो दो टेक्निक होते हैं कि जिससे ब्रीडिंग करेंगे हम फॉर डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी। वन इज कन्वेंशनल, अदर इज म्यूटेशनल। जैसा इस आगे के चार्ट में दिखाई देगा आपको, यहाँ पर एक चार्ट है देखिए, वन इज कन्वेंशनल, अदर इज म्यूटेशनल। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड होती है इसके अंदर सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन होगा, और म्यूटेशनल ब्रीडिंग के अंदर हम म्यूटेशन करेंगे, इंडिस म्यूटेशन बाय यूजिंग फिजिकल या केमिकल एजेंट। तो अब पहले ये देख लेंगे हम कि कन्वेंशनल जो मेथड है उसके अंदर क्या आएगा। तो ये देखना है हमको पहले, देखिए इधर। तो ये जो कन्वेंशनल मेथड है इसके अंदर पहले देखेंगे कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो है, कन्वेंशनल ब्रीडिंग ब्रीडिंग। अब इसमें देखें तो जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है इसके अंदर मैंने आपको बोला कि हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन यूज होता है। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जीन, जो कि क्रॉप के अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। कौन से क्रॉप में कौन से रेजिस्टेंस जीन है उसके बेस पर हम ये कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए क्या करना है हमको, पहले इसके अंदर हम देखेंगे स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्स। अब देखिए इसके अंदर भी एग्जांपल बहुत है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले वाइल्ड प्लांट देखेंगे हम, क्योंकि उनको कोई ज़्यादा डिसीज नहीं रहता, मतलब उनको हम आइडियल मानकर चलते हैं। जो वाइल्ड प्लांट्स है देखो वो बेस्ट सोर्स है, क्योंकि उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है विदाउट गेटिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम ह्यूमन या ये जो मैन मेड एनवायरमेंट है उससे। तो वाइल्ड प्लांट्स आर द बेस्ट सोर्स, ये बेस्ट सोर्स है क्योंकि इनको प्रोटेक्शन नहीं लगता, नो ह्यूमन प्रोटेक्शन, इसको ह्यूमन का प्रोटेक्शन नहीं लगेगा। और सेकंड, जो हम मैन मेड एनवायरनमेंट बना दे इसका भी इसको प्रोटेक्शन नहीं लगता। तो इनके कैरेक्टर यूजफुल है प्लांट ब्रीडर्स के लिए। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाएगा तो हम देखते हैं पोटैटो। अब जो पोटैटो देखो उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर क्या है, तो पोटैटो को रेजिस्टेंस है टू अ पोटैटो एक्स वायरस एंड पोटैटो लीफ रोइल वायरस फ्रॉम सोलैनम अकुली, ये जो वैरायटी है। तो देखिए इसको रेजिस्टेंस है नेचुरली किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंट टू, अभी मैंने आपको वायरस का नाम बोला था, कौन कौन से वायरस है वहां पर, पोटैटो वायरस एक्स, पोटैटो वायरस एक्स एंड दूसरे एक वायरस का नाम बोला था मैंने आपको, लीफ रॉयल वायरस, ये फ्रॉम कहाँ से, सोलैनम अकुली, ये। उसके बाद देखिए रेजिस्टेंस टू 5 रेसेस ऑफ सिस्ट निमेटोड एंड फंगस टू फ्यूजारियम कोरोलियम फ्रॉम सोलैनम स्पेरेगुली। तो ये एक एग्जांपल है। फिर रेजिस्टेंस है पोटैटो वायरस को फ्रॉम सोलैनम स्टोलिनिफेरम, तो ये एग्जांपल है। उसके बाद रेजिस्टेंस टू फाइटोप्थोरा इन्फेस्टियस फ्रॉम सोलैनम डेमनिज्म, मतलब ये वैरायटी है पोटैटो की कि जिनको एक पर्टिकुलर उस वायरस के, उस पैथोजन के अगेंस्ट उनको नेचुरल रेजिस्टेंस है। तो ये उनके अंदर का अच्छा कैरेक्टर, जो हम अपकमिंग अभी जो क्रॉप है उनके अंदर वो जीन हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये याद रखिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये मेन नेम बोल रहा हूँ। उसके बाद रेजिस्टेंस टू फाइटोप्थोरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जो फंगस से होता है, तो इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, रेजिस्टेंस टू फाइटोप्थोरा पल्मिवोरा, ये एक फंगस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टिस, पल्मिवोरा नहीं वो अलग हो जाएगा, इन्फेस्टिस फ्रॉम साल्मोनेला डेमिसम, ये। उसके बाद रेजिस्टेंस है रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड एडवर्स एनवायरनमेंट इज नोबल शुगर केन, तो ये भी याद रखने का, रेजिस्टेंस टू रेड रॉट देखा था देखिए हमने कि जो अपना शुगर केन होता है उसको कट करके अगर हम ऐसा ओपन करेंगे तो उसके अंदर रेड कलर दिखता है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है कुछ शुगर केन के वैरायटी को, रेजिस्टेंस टू रेड रॉट
of sugarcane and adverse environment in noble sugarcane. शुगरकेन की कौन सी वैरायटी? सैकरम ऑफिसिनारियम ये है। तो ये कन्फर्म की थी फ्रॉम वाइल्ड स्पेसिस, वाज कन्फर्म फ्रॉम वाइल्ड स्पेसिस, फ्रॉम इट्स वाइल्ड स्पेसिस। इसकी वाइल्ड स्पेसिस कौन सी है? फ्रॉम वाइल्ड स्पेसिस जो थी सैकरम स्पॉन्टेनियम। तो ये नाम याद रखने का। तो ये फर्स्ट मेथड है देखिए, जिसके अंदर हम क्या करें, स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस। कौन कौन से प्लांट को किस पैथोजन के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस है। तो ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड में क्या करना है देखिए, सेकंड मेथड में हम देखने का कि अब ऐसे जो प्लांट है जिनको ऑलरेडी नेचुरल रेजिस्टेंट है उनका हाइब्रिडाइजेशन करना है। पहला पॉइंट मैं रिपीट लिख लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से याद रहे। स्क्रीनिंग ऑफ germplasm for resistance source। अब नंबर 2 देख रहे हैं हम, इसके अंदर और क्या टेक्निक यूज करते हैं, किसके अंदर? कन्वेंशनल ब्रीडिंग में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट, जो प्लांट हमने सिलेक्ट किया उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग करने के बाद क्या करेंगे, उनके अंदर जो इंडिविजुअल आ रहा है उसके कैरेक्टर इवेल्युएट करने पड़ेंगे कि उसके अंदर वो कैरेक्टर आया है क्या, जो रेजिस्टेंस है उस प्लांट को एक पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, वो देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो हमको मिला है उसका करेंगे हम सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन। सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड नाम से समझ में आता है, हाई क्वालिटी का ब्रीड, हाइब्रिड। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो हमको हाइब्रिड मिला उसका प्रॉपर टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग होने के बाद उसके अंदर हमको डिजायरेबल कैरेक्टर दिख रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं कमर्शियलाइजेशन के लिए। तो ये रहेगी फोर्थ टेक्निक, जहां पर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। तो ये होगा, देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमको, ये मैंने बताया था आपको। इसके लिए फिर चार्ट भी है, देखिए चार्ट याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, और अभी मैंने आपको मेथड बोला। पहले क्या होता है, स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर उसके अंदर से हम इवेल्युएट करेंगे वो हाइब्रिड अच्छा है क्या, और उसके बाद क्या होगा, उसका टेस्टिंग है, रिलीज, ये होगा। और इधर म्यूटेशनल ब्रीडिंग देखना है, जो मैंने ऑलरेडी हो चुका है हमारा, एक बार और रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग अभी जो मैंने बोला उसी के टेस्ट, स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म, नंबर 2 हाइब्रिडेशन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट, नंबर 3 होगा सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, फोर्थ होगा टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। तो जो न्यू वैरायटीज है उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर रहेंगे जिसको मल्टीप्लाई किया जाता है डायरेक्टली या उसको हम ब्रीडिंग के अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये वैरायटी दिए थे वाले देखिए। तो ये कंस्ट्रेंट ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज लाइक दैट लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज रेजिस्टेंस जीन कैन ओवरकम बाय दिस मेथड। And other useful breeding method we can use like a mutation among the soma clonal variants and genetic engineering, ये भी यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्रॉप दिए वाले, जो व्हीट की वैरायटी है हिमगिरी, उसको रेजिस्टेंस से अगेंस्ट लीफ स्ट्राइप रस्ट एंड हिल ब्लंट, इसके अगेंस्ट। जो ब्रासिका की वैरायटी है, ब्रासिका की ये जो वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, करण राई बोलते हैं जिसको, तो इसको व्हाइट रस्ट के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस है। उसके बाद कॉलीफ्लावर, ये सब नेम आपको याद रखने के, व्हीट, ब्रासिका, कॉलीफ्लावर, काउपी, चिल्ली। कॉलीफ्लावर की वैरायटी रहेगी पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1 फॉर ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। उसके बाद काउपी के अंदर आएगा पूसा कोमल एंड बैक्टीरियल ब्लाइट। उसके बाद चिल्ली की वैरायटी है पूसा सदाबहार, नाम से लग रहा है सदाबहार हमेशा बाहर रहती है। और एग्जाम्पल रहेगा, या मतलब इसको रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट है, तो चिल्ली मोजाइक वायरस और TMV टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल, इसके अगेंस्ट इसको रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये याद रखना है।
और क्या हो रहा है कन्वेंशनल ब्रीडिंग में, मैंने बोला आपको कि मूंग बीन के अंदर देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस है टू वायएमवी एंड पाउडर मिल्ड्यू वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस टू वायएमवी इन भिंडी, भिंडी का नाम क्या है, अबेलमोस्कस स्कुलेंटस, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, was transferred by wild species resulted into a new variety called as Abelmoschus esculentus। उसका नाम है परभनी क्रांति। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए कन्वेंशनल ब्रीडिंग के अंदर क्या हो रहा था, कंस्ट्रेंट बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीज। क्योंकि इसका नुकसान क्या, मतलब नुकसान मतलब लिमिटेशन कहाँ पर है, नुकसान कुछ नहीं है, लिमिटेशन। तो ऐसा नहीं कि जितने प्लांट है सभी को रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं होगा। कुछ पर्टिकुलर प्लांट है कि जिनको रेजिस्टेंस है, कुछ प्लांट को रेजिस्टेंस नहीं है। अब जिन प्लांट को रेजिस्टेंस नहीं है अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको हम म्यूटेशन इंड्यूस करके उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर लाने के लिए ट्राई करेंगे। और ऐसा पॉसिबल है, जैसा हम देख रहे हैं कि अबेलमोस्कस स्कुलेंटस, ये जो वैरायटी है भिंडी की, ये डेवलप की चुकी है, किया गया है। तो इंड्यूसिंग म्यूटेशन सडन जेनेटिक चेंजेस इन द प्लांट एंड स्क्रीनिंग देम, स्क्रीनिंग करना मतलब वेरीफाई करना उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वायरस रेजिस्टेंस प्लांट दिख रहा है, फिर हाई यील्ड क्रॉप दिख रहा है यहाँ पर, और फिर वायरस रेजिस्टेंट एंड हाई यील्ड क्रॉप। तो ये सब सच अ प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग, जो मैंने आपको अभी बोला था थोड़ी देर पहले। उसके बाद अदर ब्रीडिंग मेथड रहेगी सिलेक्शन अमंगस्ट सोमा क्लोनल वेरिएंट्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोमा क्लोनल मतलब क्या होता है, सोमा मतलब बॉडी। अब देखना हमको म्यूटेशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन क्या क्रिएट, म्यूटेशन मतलब हमको पता है, देखो सडन इनहेरिटेबल चेंज होता है इन एन ऑफस्प्रिंग, उसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग बाय द म्यूटेशन यूजिंग द केमिकल्स, मतलब केमिकल या रेडिएशन, रेडिएशन को क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड, और बाय रेडिएशन गामा रेस टू प्रोड्यूस द प्लांट विथ डिजायरेबल कैरेक्टर। ये हमारा टारगेट है, अच्छा कैरेक्टर आना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। सिलेक्टेड एंड मल्टीप्लाइड डायरेक्टली और यूज्ड एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, एक तो उसको डायरेक्टली यूज कीजिए या तो उसको और मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, जिसके अंदर ऑलरेडी हमने चेंजेस सेटअप कर लिए उसको। तो म्यूटेशन कैन क्रिएट न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर्स विच आर नॉट फाउंड इन द पैरेंटल टाइप, जो पैरेंटल टाइप में नहीं मिलते हैं और अगली जनरेशन में आ रहे हैं, और वो कैरेक्टर रहेंगे यूजफुल। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बाय म्यूटेशन ईदर यूजिंग केमिकल और रेडिएशन, ये बोला है। And such a plant are selected, multiplied directly, used as source और in breeding। तो एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर देखो आपको मूंग बीन दिख रहा है, ये जो मूंग बीन दिख रहा है, मूंग बीन यहाँ पर, इस मूंग बीन को इन्होंने म्यूटेशन के हेल्प से क्या किया, इसके अंदर ऐसे चेंजेस लाए जो पहले उसके पेरेंटल वैरायटी में नहीं थे। हम यहाँ पर दो मेथड देख रहे हैं, पता है ना, प्लांट को अच्छे करने के लिए, एक कन्वेंशनल मेथड जिसके अंदर जो मैंने पहले टेक्निक आपको बोल चुका हूँ, और सेकंड ऐसे प्लांट जिनको नेचुरल डिसीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं, तो उसके अंदर हम फिजिकल मेथड मतलब वैरायटी ऑफ रेस यूज कर सकते हैं, एक्स रेस, गामा रेस, ये यूज करके क्या करेंगे, उसके जीनोम के साथ इंटरफेयर करेंगे, इस इंटेंशन से, इस पर्पज से कि उसके अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर आना, वो प्लांट एक पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव होना चाहिए, डॉट में सर्वाइव होना चाहिए, जो एक्सटर्नल पैरामीटर है उसको वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वैसे इस मूंग बीन को उन्होंने क्या किया, इस तरह से मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन, कि अब इसको इस येलो मोजाइक वायरस और ये जो पाउडरी मिल्ड्यू दिख रहा है यहाँ पर देखिए लीफ के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस डिसीज के अगेंस्ट अब इसको रेजिस्टेंस आ चुका है, किसको, मूंग बीन को। एग्जाम्पल याद रखिए, इस टॉपिक के अंदर एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है हमारा मूंग, ग्रीन कलर का, खाने में भी अच्छा लगता है, शेंगा। और एक एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था अबेलमोस्कस स्कुलेंटस, तो रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द वाइल्ड स्पीसीज हैव इंट्रोड्यूस्ड टू द हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज। एग्जांपल याद रखना है यहाँ पर, भिंडी, ओकरा बोलेंगे इसको, ओकरा, अबेलमोस्कस स्कुलेंटस, resistance to yellow mosaic virus was transferred from the wild species which resulted into a new variety of Abelmoscus esculentus जिसको कहा जाएगा परभनी क्रांति। यहाँ पर दिख रहा है देखिए आपको Abelmoscus esculentus, भिंडी, लेडीज फिंगर।
ये है परभनी क्रांति। परभनी प्लेस का नाम है, मराठवाड़ा रीजन में आता है परभनी। Resistance to gene can be transferred by sexual hybridization between the target and source. This one. तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू अ इंसेक्ट। अब देखिए, टू इंसेक्ट और पेस्ट, इसके अगेंस्ट प्लांट ब्रीडिंग करना है हमको कि ऐसी वैरायटी डेवलप करनी कि जो इंसेक्ट और पेस्ट के अगेंस्ट सर्वाइव हो सके। तो मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, बायोकेमिकल मतलब उनके अंदर का केमिकल, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब लाइफ इंटरनल प्रोसेस जो उनके अंदर हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक गिव्स एन इंसेक्ट रेजिस्टेंस टू अ इन अ होस्ट क्रॉप प्लांट्स। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कुछ ऐसे क्रॉप है कि जिनको नेचुरली इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, पर हमको वैसे क्रॉप के वैरायटी हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर दिए कि कौन से वैरायटी है क्रॉप के जिनको एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। तो हियर इज एग्जांपल रेजिस्टेंस टू जैसिड इन द कॉटन। अब यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये कॉटन को बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। महाराष्ट्र में इसका अच्छा प्रोडक्शन होता है तो इसको कहा जाता है व्हाइट गोल्ड। एंड सीरियल्स इन लीफ बिटल ऑफ वीट, ये भी है। उसके बाद सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू अ नॉन प्रिफरेंस बाय द स्टेम्स ऑफ लाइन। देन स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन varieties do not allow the bollworms. These are the varieties of cotton. जो कॉटन के वैरायटी जिनके लीफ स्मूथ है और नेक्टरलेस कॉटन, नेक्टर मतलब पता है शुगरी सारप जो फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाएगा नेक्टर। देन high aspartic acid and low nitrogen content and sugar content in maize lead to a resistance to maize stem borer. What here it is saying, the variety of maize which has high aspartic acid, low nitrogen content and sugar content, means there is a less content of sugar and nitrogen and high content of aspartic acid. So such a variety of maize are resistant to maize stem borer. Borer means to the stem they will create the bore, and because of that bore, that stem get weakened and it will fall down on the surface of earth and it will be get destroyed. Then sources of resistance gene are cultivated varieties, germplasm collection of the crop or wild varieties. Here varieties are given, and in the next chapter again I added some varieties. Some crop varieties breed for insect pest resistance. Crop is given, variety is given, and insect pest is given. Brassica, rapeseed mustard. Mustard, पता है कौन सा होता है mustard? Mustard. Varieties Pusa Gaurav, and this Brassica, Pusa Gaurav variety of Brassica has resistance against aphid. I shown you the aphid. Aphid मैंने आपको दिखा है. You can see my previous lecture there. I already shown all these kind of insects which are harmful for the crop. वहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको बोलने वाला था, फिर बीच में मैं भूल गया, तो अभी बोल देता हूँ। ये एक रिसेंटली देखिए न्यूज़पेपर में आया था, लोकस्ट पता है? इसको हिंदी में टिड्डी कहा जाता है, टिड्डी, ढ ढ ढ कैसे लिखते हैं, ढ, हाँ तो ऐसा टिड्डी। लोकस्ट पर अपने को ये नाम इम्पोर्टेंट। अब ये क्या हो गया, ये जो लोकस्ट है ये 35 to 40,000 मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत क्वांटिटी में आते हैं इंसेक्ट। तो ये एक दिन के अंदर नियर अबाउट 2000 पीपल जितना खाना खाएंगे उतना ही खा जाते हैं। अगर कहीं पर कोई एग्रीकल्चर फार्म है, बहुत सारे प्लांट लगा वाले, तो ये इनके वन विजिट में ये 2000 पीपल इतना खाना खा जाते हैं। अब इनको कंट्रोल कैसा करें? तो कंट्रोल करने के लिए लोगों ने अलग अलग ट्रिक यूज़ की। कुछ लोगों ने क्या किया, वो डीजे बजा रहे। अब वो डीजे बजाए, प्रॉब्लम ये कि कितने बार बजाएगा, इनको भगाएंगे हम, पर नॉइस पोल्यूशन होगा और कंटिन्यूसली 24 घंटे हम नहीं बजा सकते। तो फिर लास्ट को क्या हुआ, कुछ पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे। अब मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, हम उसको सपोर्ट करें जो क्रॉप के लिए अच्छा है। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट ने एक ट्रिक निकाली कि उन्होंने कहा जितने भी ये टिड्डी है इनको एक नेट लगा के रात को कलेक्ट कीजिए। रात को जो आपका फार्म है उसके अंदर नेट लगाइए जिसके अंदर वो सब फंस जाएंगे,
और उनको फंसने के बाद उनको खा सकते हैं हम, या दूसरे जो कुछ मतलब जैसे हमको पता है कि जो हेन है, हेन की अच्छी वैरायटी चाहिए तो उनको इंसेक्ट खिलाइए, तो उनको ये खिला सकते हैं, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये भी एक टेक्निक है, देखिए मतलब बायो कंट्रोल हो गया, उसके लिए हमको केमिकल स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं गिरी। तो ऐसे यानी कि मेथड्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि जिससे हम इंसेक्ट को कंट्रोल करेंगे और प्लांट को बचा सकेंगे। देन ओखरा, भिंडी, पूसा सवाई, सावनी, पूसा A4, इसको शूट एंड फ्रूट बोरो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। और फ्लैट बीन के ये जो वैरायटी है पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3, दीज आर रेजिस्टेंस टू जासिड, अफिड एंड फ्रूट बोरर। तो ये याद रखना है यहाँ पर कि क्या क्या इनको रेजिस्टेंस है। So what did I told here? The insect and pest infection is another major cause of large destruction for the crop plants, and the crop produce insect resistance host crop plant is due to the morphological, biochemical and physiological character. Solid stem in wheat lead to a non preference to the stem soft fly. तो मतलब देखिए जो wheat के अंदर मैं बोला कि जहाँ पर solid stem होता है तो उनको resistance रहेगा अगेंस्ट stem soft fly। तो ये बोले वाला चार्ट और एक है आगे, ये देखिए ये चार्ट जो अभी बोल रहा था मैं, ब्रासिका, फ्लैट बीन और ये अभी हो चुका है ये। उसके बाद देखिए प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड वैरायटीज। अब इनका मीनिंग बोलने का क्या है कि देखिए मोर देन 840 मिलियन पीपल को एक प्रॉपरली एडिक्वेट फूड नहीं मिलता, खाने को बराबर नहीं मिलता, तो उसके वजह से हमको पता है कि न्यूट्रिशन कम गिरेगा, प्रॉपर माल न्यूट्रिशन से वो सफ़र होंगे। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉप को एक तो वेस्ट ना करें, जो क्रॉप को इंसेक्ट ये वो सब हार्म कर रहे हैं उनको बचाए, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करें, तो वो जरूरी है। एंड इन द वर्ल्ड नियर अबाउट 3 बिलियन पीपल्स आर सफर फ्रॉम द माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट हमको कम क्वांटिटी में लगता है, प्रोटीन है, उसके बाद विटामिन है, तो ये उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो इसको कहा जाता है हिडन हंगर। और ये हिडन हंगर वर्क पर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी ये मैंने एक लेक्चर लिया, सपोज आई एम टेकिंग 8 to 10 लेक्चर एवरीडे, सपोज एक हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब उससे क्या होगा, अगर इतना टाइम अगर मैंने वर्क किया तो मेरे को न्यूट्रिशन ज़्यादा लगेगा। और सपोज इफ आई एम टेकिंग 2 चपाती मॉर्निंग, 2 चपाती एट नाइट, 4 चपाती सपोज मैक्सिमम 6, तो बॉडी का जो वर्क है उसके रिक्वायरमेंट हो गई ज़्यादा, और वर्क वर्क है ज़्यादा और न्यूट्रिएंट कम हो रहा है, तो वैसे में भी हिडन हंगर क्रिएट हो सकती है। तो हिडन हंगर को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको फूड मिल रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि मैं मेरी सपोज 3 चपाती खाने की कैपेसिटी है और मैंने वर्क ज़्यादा कर लिया 10 चपाती खा गया, ऐसे नहीं होगा। तो जो भी इंडिविजुअल में हिडन हंगर क्रिएट होगा उसको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑलरेडी हमारे पास फूड है उसके अंदर और न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सपोज अपन वो जो गेहूँ है उसका हम जब आटा बनाते हैं तो जहाँ पर हम चक्की पर उसको लेके जा रहे हैं उसके अंदर हम सोयाबीन के ये डाल सकते हैं, उसके जो बॉल्स होते हैं, सोयाबीन वड़ा बोलते हैं उसको। तो वो डालने के बाद क्या होता है, उस फ्लोर में मिक्स होकर वो नीचे आएगा, तो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ी। देखो हमको व्हीट में ऑनली मिलना था कार्बोहाइड्रेट और कुछ प्रोटीन, इसके अंदर और प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से क्या करेंगे हम, हिडन हंगर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन मतलब अन्न समृद्धिकरण, जो भी फूड हमको मिल रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ाना, विच हेल्प टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पर आपको ये जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, देखिए केनिया या साउथ अफ्रीका के तरफ का पार्ट है जहाँ पर कंट्री में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो बच्चों को ये कॉमन होता है ज़्यादा, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जहाँ पर क्वाशिरकर और मैरास्मस डिसीज आते हैं। तो अब हम क्या करना, हमारा टारगेट क्या है कि जो क्रॉप जो हमको मिल रहा है उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर के बाद बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहना चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या रहता है बॉडी में, वाटर, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद लिपिड, तो ये रहना चाहिए। तो टू इम्प्रूव, ये टारगेट है। देखिए फूड फॉर्टी बायो फोर्टिफिकेशन करना मतलब फूड के अंदर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, तो टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, प्रोटीन का कंटेंट बनाना है और क्वालिटी बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन का हमको पता है बहुत वाइटल रोल होता है बॉडी में। उसके बाद टू इम्प्रूव द ऑयल कंटेंट,
इन पर्टिकुलर क्रॉप एंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, क्योंकि अलग अलग ऑयल होता है और उनके इफेक्ट भी अलग रहेंगे। टू इम्प्रूव द विटामिन कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन को हमको पता है कि विटामिन आर द केमिकल विच आर रिक्वायरिंग ट्रेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी, बट दे आर वेरी इसेंशियल, इसलिए तो नाम लिखे वाले हैं यहाँ पर विटामाइन। वीटा का मीनिंग ही होता है लाइफ, और आगे का वर्ड ये जो अमाइन है, पहले लगता था कि विटामिन, हर एक विटामिन में अमाइन है, पर वो रॉन्ग निकला, सभी विटामिन में अमाइन नहीं होता, तो इसलिए नाम दिया गया विटामिन, पहले वाइटल अमाइन नाम था। तो ये उसके बाद देखिए, टू इम्प्रूव द माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो हमको कम क्वांटिटी में लग रहा है, जैसे देखो हमारे पूरे बॉडी में एक जो आयरन का नेल होता है खिला, उतना फेरस हमारे में होता है, तो ये फेरस जरूरी है, और मिनरल कंटेंट, तो ये सब बढ़ाना है। तो ये कैसे बढ़ाएंगे वही देख रहे हैं हम। तो क्रॉप का ब्रीडिंग कर सकते हैं हम हायर लेवल ऑफ विटामिन, मिनरल, हायर प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए और हेल्दियर फैट बनाने के लिए, तो इसको कहा जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। इसका डेफिनेशन याद रखिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए रखा था ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप का ब्रीडिंग करना है किसके लिए, विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन, with higher level of vitamin and minerals or higher proteins and healthier fat, इसी प्रोसेस को कहा जाएगा बायोफोर्टिफिकेशन। तो क्या किया हमने यहाँ पर, प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, प्रोटीन कंटेंट और उसकी क्वालिटी। उसके बाद हमने ऑयल का प्रोडक्शन और ऑयल की क्वांटिटी, उसके बाद विटामिन कंटेंट और उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ये सब बढ़ाना, ये हमारा टारगेट था उसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ, तो मतलब आपको समझने में ईजी जाएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया वाला मेस हाइब्रिड, तो जो मेस था देखिए अभी है 2020, आज की डेट है 17 सितंबर 2020। तो जो 2000 के अंदर मतलब 20 साल के पहले, इन द ईयर 2000 के अंदर जो मेज की वैरायटी थी और आज की वैरायटी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बोल रहा हूँ। तो जो मेज के पहले जो हाइब्रिड थे उनके अंदर अमाइनो एसिड का अमाउंट डबल था। कौन से अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये दो अमाइनो एसिड थे कि जिनका कंटेंट ज्यादा था आज जो हमको मेज मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। तो फिर क्या किया गया, वो जो वैरायटी थी जो 20 ईयर बिफोर हमको मेज की मिल रही थी, उसके अंदर से जीन आइसोलेट किए गए कि जो ये ट्रिप्टोफैन और लाइसिन प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करने वाले जीन क्या किए, आज की जो वैरायटी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए और फिर उससे अच्छी वैरायटी बनाई। उसके बाद व्हीट की वैरायटी एटलस 66 हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट, देन आयरन फोर्टिफाइड राइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन फोर्टिफाइड मतलब उसके अंदर फेरस ऐड किया, और फेरस हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पे देखिए विवेक हाइब्रिड दिख रहा है आपको। उसके बाद क्यूपीएम वर्जन ऑफ विवेक हाइब्रिड। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये पूरा याद रखिए कि कौन कौन से वैरायटी थे। तो अभी मैंने बोला कि इन द 2000 मेस हाइब्रिड हैड twice amount of lysine and tryptophan which were developed compared to the existing variety which exists today. उसके बाद 3 lysine rich in the maize have been developed in the India. तो उसकी भी वैरायटी याद रखने के कौन कौन से थे। लाइसिन रिच 3 वैरायटीज बनाए, 3 लाइसिन रिच वैरायटी किसके, मेज के, वैरायटी ऑफ मेज। यहाँ पर लिखता हूँ, आई होप आपको दिखेगा ये। इसके वैरायटी थे प्रोटीना, उसके बाद शक्ति, ये वैरायटी है शक्ति, एंड रतन, ये वैरायटी थे। उसके बाद व्हीट की वैरायटी तो अभी बोला मैंने एटलस 66, ये जो वैरायटी है ये हाई प्रोटीन कंटेंट और इसको यूज करते हैं एज अ डोनर फॉर इंप्रूविंग द कल्टिवेटेड व्हीट। और इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इनके लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है। उसके बाद और क्या किया, इन्होंने विटामिन ए की क्वांटिटी भी बढ़ा दी। यहाँ पर देखिए लिखे वाला वेजिटेबल क्रॉप्स इन विटामिन एंड मिनरल्स रिलीज बाय IARI, न्यू दिल्ली, वहाँ पर इनका हेड है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो विटामिन ए रिच, विटामिन ए कैरोटीन,
तो कैरेट के अंदर बड़ा है, स्पिनाच के अंदर, पम्पकिन के अंदर। एंड विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको रेटिनॉल कहा जाता है। देन विटामिन सी, फंक्शन आपको पता है, देखो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करेगा। ये जो हमारा ओसियोफेगस है उसके जो लाइनिंग्स है वो मॉइस्ट रखना, ये भी इसका फंक्शन है, सो दैट हम जो फूड खा रहे हैं वो प्रॉपरली अंदर जाएगा। उसके बाद एनरिच बिटर गार्ड, जिनके अंदर विटामिन सी का कंटेंट बढ़ा गया है। बिटर, बथुआ, मस्टर्ड एंड टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ाई गई किसके अंदर, स्पिनाच के अंदर एंड बथुआ, यहाँ पर ये सब क्रॉप है देखिए। उसके बाद प्रोटीन इनरिच बीन्स, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पी, तो ये याद रखने के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट में। पर इसके पहले ये सब याद रखिए, अभी जो मैंने आपको वैरायटी जो सभी बताया, विटामिन सी कंटेंट किसके अंदर है, उसके बाद और क्या क्या बढ़ा गया है, तो ये सब याद रखना है। ये सब एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहाँ से ये समझ में आ जाएगा कि कौन क्या फंक्शन कर रहा है, किसके अंदर कौन सा कंटेंट बढ़ा है। तो यहाँ पर विटामिन ए एनरिच बोला है, विटामिन सी एनरिच बोला है, उसके बाद कैल्शियम एंड आयरन एनरिच स्पिनाच, ये भी है देखिए, कैल्शियम एंड आयरन ये भी एनरिच किए थे स्पिनाच में, ये याद रखिए, इन स्पिनाच। जो रह गया यहाँ पर वो बोल रहा हूँ, स्पिनाच। स्पिनाच के अंदर है बथुआ, प्रोटीन कंटेंट, तो ये सब बोला मैंने आपको। उसके बाद देखो ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है क्रॉप की, उसका मीनिंग होता है कि इम्प्रूवमेंट टू प्रोड्यूस विच कैन बी सूटेबल फॉर ह्यूमन और एनिमल न्यूट्रिशन। तो एंटी न्यूट्रिशनल मतलब फैक्टर जो रहते हैं कंपाउंड इन द फूड विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनिमल एंड ह्यूमन, तो उनको निकालना भी जरूरी है। क्या बोला, और एक बार बोलता हूँ आपको, ब्रीडिंग फॉर एंटी, एंटी मतलब समझ में आ गया, अपोजिट, तो ब्रीडिंग फॉर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, ये है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है क्रॉप की, दैट जनरली मीन्स इम्प्रूवमेंट इन इट टू प्रोड्यूस विच कैन बी सूटेबल फॉर ह्यूमन। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम क्रॉप से हमको मिलने वाला है, वो प्रोडक्ट ऐसा रहना चाहिए कि जिससे ह्यूमन बींग को न्यूट्रिशन मिलेगा। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं जो ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल है, तो वैसे प्रोडक्ट को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर का मीनिंग क्या हो रहा है, दीज आर द कंपाउंड्स which are present in food and have adverse effect, have adverse effect on animal and human growth। तो ऐसे फैक्टर भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनकी ब्रीडिंग करके इनको अलग से निकाल सकते हैं। तो ये याद रखने का यहाँ तक का, और पीछे के जो वैरायटीज मैंने बोले वो भी आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ तक।